डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मॉडर्न इंडिया का जो फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से होता है। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे यूरोप में परिस्थितियां बदलती हैं और कैसे यूरोप से भारत के लिए एक नया सी रूट खोजा जाता है। और इस क्रम में यूरोप के अलग अलग देशों की व्यापारिक कंपनियां इंडिया पहुंचती हैं। और जो सबसे पहली व्यापारिक कंपनी इंडिया पहुंचती है वो होती है पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी। पुर्तगाली जो एक यूरोप के नेशन थे, उस पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले सी रूट को खोजकर पूरा अफ्रीका के तट से होते हुए, मेडागास्कर के तट से होते हुए, फाइनली अरब सागर से होते हुए भारत वो पहुंचते हैं। और उसी यूरोपीय कंपनियों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहली क्लास में आज हम लोग पुर्तगाल का कैसे भारत में आगमन होता है इसके बारे में देखेंगे। तो मैं आपको पिछले क्लासेस में बता चुका था कि कैसे यूरोपीय लोगों ने भारत की तरफ जाने वाला नया सी रूट खोजा और ये सी रूट से वो इंडिया पहुंचे थे। ये पिछली क्लास में हम देखे थे। तो पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा ये वाला रूट फॉलो कर कर फाइनली इंडिया पहुंचता है। और जब वो इंडिया पहुंचेगा तो उस समय इंडिया की कंडीशन यह है कि इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत जो कि एक इस्लामिक शासन था, उसका शासन चल रहा था। साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो विजयनगर का शासन चल रहा था, और विजयनगर में भी नरसिंह राव द्वितीय का शासन चल रहा था जो शालू वंश के एक शासक थे। इसी तरह आप देखोगे तो गुजरात में भी महमूद बेगड़ा नामक एक शासक थे, उनका शासन चल रहा था। और उसी समय अब पुर्तगाली इंडिया में आ चुके हैं। पहली बार कोई यूरोपीय कंपनी या यूरोप का व्यक्ति जो पूरा सी रूट फॉलो करके आएगा, पूरा अटलांटिक महासागर होते हुए, हिंद महासागर होते हुए, फिर अरब की खाड़ी के थ्रू इंडिया पहुंचेगा, पहला व्यक्ति वास्को डी गामा है। तो वास्को डी गामा 1498 में इंडिया पहुंचेगा और इंडिया में वो केरल नामक राज्य में पहुंचेगा। केरल में एक स्थानीय राज्य था जिसका नाम था त्रावणकोर रियासत, और त्रावणकोर के एक शासक थे जिनका नाम था जमोरिन। उन्हीं जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब वास्को डी गामा इंडिया आ गया है, और यूरोपीय लोगों का इंडिया आने का प्राइम मोटिव क्या था ये हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि उनका प्राइम मोटिव था कि इंडिया से बहुत से कंज्यूमर गुड्स उनको चाहिए थे। कौन से कंज्यूमर गुड्स? उनमें उनको स्पाइसेस चाहिए, मसाले चाहिए, उनमें उनको सूती वस्त्र चाहिए, सिल्की वस्त्र चाहिए, सिल्क जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सिल्क वस्त्र चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनको इंडिया से और भी तरह के कंज्यूमर गुड्स चाहिए। अब इंडिया से ये जो कंज्यूमर गुड्स यूरोपियों को चाहिए, उसी कंज्यूमर गुड्स को वास्को डी गामा इंडिया से खरीद कर ले जाएगा। और इंडिया से जो कंज्यूमर गुड्स वास्को डी गामा खरीद कर ले गया, उसको लगभग 60 गुना कीमत पर उसने यूरोप में बेचा। लगभग 60 गुना कीमत पर यूरोप में बेचा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी बिजनेस में आप 1 करोड़ लगाएं और उसमें आपको 60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो, तो आप सभी लोग वही बिजनेस करना चाहेंगे। और यही जब मैसेज जाएगा यूरोप में, तो आगे चलकर यूरोप के दूसरे देशों की कंपनियां भी भारत आएंगी। तो सबसे पहले इंडिया आए थे पुर्तगाली 1498 में। पुर्तगालियों के बाद इंडिया में आएंगे डच, उसके बाद इंडिया में आएंगे ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद इंडिया आएंगे डेनमार्क के व्यापारी, और सबसे लास्ट में आएंगे फ्रांसीसी। इस तरह से यूरोपीय देश इंडिया में आएंगे। और एक बार ये स्टेट पीसीएस में तो बहुत बार आ चुका, यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था कि यूरोपीय देशों के सी रूट से भारत आगमन के क्रम को लगाएं। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी। अब ये इंडिया आ चुके हैं। अब पुर्तगाली एक वास्को डी गामा नामक एक व्यापारी है जो इंडिया आ चुका है, और इंडिया से जो वस्तुएं लेकर जा रहा है वो 60 गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहा है। उस समय इंडिया की, जैसी मैंने आपको कंडीशन बताई कि इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में शासन चल रहा है सिकंदर लोदी का, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक शासक हैं। साउथ इंडिया में शासन चल रहा है विजयनगर एम्पायर का, और विजयनगर में नरसिंह राव द्वितीय का शासन चल रहा है। इसी प्रकार महमूद बेगड़ा नामक व्यक्ति हैं जो गुजरात में शासन कर रहे हैं। अब जब पुर्तगाली इंडिया आएंगे तो इस कंपनी का, उनका नाम था एस्तादो दा इंडिया। पुर्तगाली जिस कंपनी के थ्रू इंडिया में व्यापार कर रहे थे,
उस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। और पुर्तगालियों ने इंडिया में अपना जो पहला केंद्र बनाया था वो कोचीन में बनाया था। केरल में ही उन्होंने अपना पहला केंद्र भी बनाया था। अब पुर्तगालियों का ये जो व्यापारी इंडिया आया था, ये व्यापारी वापस पुर्तगाल लौट जाएगा और फाइनली इसके द्वारा इंडिया से जो वस्तुएं ले गए थे ये यूरोप, उसको इन्होंने लगभग 60 गुनी कीमत पर बेचा। और जब ये पुर्तगाली इंडिया आए थे तो उस समय इंडिया के आप देखोगे ये जो मालाबार तट है ना, ये वाला तट मालाबार तट, इस मालाबार तट पे बहुत से अरब के व्यापारी भी सक्रिय थे, अरब व्यापारी भी सक्रिय थे। और अरब व्यापारियों को ऐसा लगा कि पुर्तगालियों के द्वारा इंडिया से व्यापार करने से हमें नुकसान होगा, क्योंकि मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं कि कैसे जब इंडिया और यूरोप का सी रूट डिस्टर्ब होता है, उस पर ऑटोमन एम्पायर का नियंत्रण स्थापित होता है, तो कैसे उस नियंत्रण का मैक्सिमम फायदा अरब व्यापारियों को ही हो रहा था, क्योंकि इंडिया की कंज्यूमर गुड्स को अरब व्यापारी पहले इंडिया से खरीदते थे और फाइनली उस कंज्यूमर गुड्स को वो यूरोप में बेचते थे। और यूरोप में डायरेक्ट नहीं बेचते थे, वो इटालियन व्यापारियों को बेचते थे। और इसमें अरब व्यापारी कई गुना ज्यादा मूल्य वसूल कर रहे थे भारत के कंज्यूमर गुड्स का। तो जब अब पुर्तगाल से डायरेक्ट सी रूट के थ्रू इंडिया आएगा कोई व्यापारी और इंडिया से डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स ले जाएगा, तो अरब व्यापारियों को नुकसान होगा। और इसीलिए अरब व्यापारियों ने इस वास्को डी गामा और उसके पुर्तगाल के द्वारा लाए गए पूरे व्यापार का विरोध करना शुरू किया। लेकिन फिर भी वास्को डी गामा को चूंकि कालीकट के स्थानीय शासक थे जमोरिन, उनका सपोर्ट मिल गया। और चूंकि उनका सपोर्ट मिल गया, इसलिए कालीकट से वो आराम से कई सारी कंज्यूमर गुड्स ले गया, स्पेशली मसाले, और उन मसालों को ले जाकर यूरोप में बेचा। मैं पिछली क्लास में आपको बताया था, फिर से एक बार बोल देता हूं कि इन मसालों को यूरोप में एक प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता था, क्योंकि जब यूरोप में अत्यधिक ठंड पड़ता था तो वहां के घास के मैदान जम जाते थे। उन घास के मैदानों के जमने के कारण यूरोपीय लोगों को अपने पशुओं को खिलाने के लिए चारे की कमी पड़ जाती थी। तो बहुत बार यूरोपीय लोग अपने पशुओं को मारकर उस मीट में मसाले लपेट के रख देते थे, और अगले 1-2 महीने जब तक वहां पर घास के मैदानों पे बर्फ रहेगी तब तक उस मीट का वो यूज करते थे। और इस तरह से यूरोपीय लोग सरवाइव कर पाते थे। तो मसाले उनके लिए बहुत जरूरी था। और इसीलिए जो व्यापार से काली मिर्च ले गया, उससे उसने 60 गुना के लगभग प्रॉफिट कमाया था। वास्को डी गामा ने लगभग 60 गुना के लगभग प्रॉफिट कमाया था। अब क्या हुआ कि फाइनली पुर्तगालियों ने इंडिया में अपना पहला ट्रेड सेंटर बनाया, और वो कोचीन में बनाया। लेकिन कोचीन में जो ट्रेड सेंटर बनाया उसको फैक्ट्री बोला जा रहा है। याद रखिएगा, फैक्ट्री का मतलब अगर हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो फैक्ट्री का मतलब होता है ऐसा कोई केंद्र जहां पर कुछ ना कुछ उत्पादन हो रहा हो। और अगर आप आधुनिक फैक्ट्री की बात करेंगे जहां पर मशीन के माध्यम से उत्पादन शुरू हो, तो ये तो पहली बार पूरी दुनिया में होगा 1750s में, यानी 18th सेंचुरी के मिड में। और ये पहली बार शुरू होगा ब्रिटेन से जब वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा या औद्योगिक क्रांति होगी। लेकिन हम उधर ना जाकर मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां फैक्ट्री शब्द लिखा है, तो फैक्ट्री शब्द से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फैक्ट्री का यहां मतलब सिर्फ इतना है कि पुर्तगालियों ने इंडिया में कोई जमीन पा गए, वो स्थानीय शासक की मदद से उन्होंने उसको बाउंड्री बना दी, और इस बाउंड्री के अंदर उन्होंने एक वेयर हाउस बना दिया, थोड़ा सा रहने के लिए कुछ मकान बना लिए, कुछ ऑफिस बना लिए। और इस बाउंड्री के अंदर वो इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से कंज्यूमर गुड्स लाकर इकट्ठा करेंगे। और जब इकट्ठा करेंगे तो यहां पर सिल्क भी इकट्ठा करेंगे, सूती वस्त्र भी इकट्ठा करेंगे, इसके अलावा आप देखोगे मसाले भी इकट्ठा करेंगे। और फाइनली इन कंज्यूमर गुड्स को इंडिया से एक साथ कलेक्ट करके फिर यूरोप भेज देंगे। इस तरह के लिए उन्होंने फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत की। इस फैक्ट्री का मतलब ये मत समझिएगा कि यहां कोई उत्पादन हो रहा है, वो सिर्फ एक वेयर हाउस है, एक ऑफिस है, एक घर है, जहां पर इन वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता था। और जब इकट्ठी हो जाती थी वस्तुएं तो उनको ले जाकर वो यूरोप में बेचते थे। तो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने अपनी कोचीन में स्थापित कर ली। इसके बाद वास्को डी गामा दोबारा भी आएगा, लेकिन खैर हम उधर फैक्चुअल में नहीं जाएंगे। हम मेन फैक्ट ये देखेंगे कि जब पुर्तगालियों का इंडिया पर ठीक ठाक अब एक पॉलिटिकल टाइप से अपना मैनेजमेंट बन रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब हम इंडिया में व्यापारी ना भेजकर अब हम यहां पर गवर्नर नियुक्त करेंगे। और इसी क्रम में पहला गवर्नर पुर्तगालियों का हुआ, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में आया,
और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम की एक बेसिक थ्योरी थी जिसको हम बोलते थे शांत जल की नीति अथवा नीले जल की नीति। ये क्या था, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पुर्तगाली लोग आए थे, तो यहाँ के स्थानीय, यहाँ पर जो पहले से जो लोग व्यापार कर रहे थे, स्थानीय शासक का तो सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत से व्यापारी जो अरब के थे वो व्यापार कर रहे थे और उन्होंने इन पुर्तगालियों का विरोध किया था। और इसीलिए पुर्तगालियों ने इन सब प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए और आगे चलकर जब नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे मुगल आएंगे, इसके अलावा और भी बहुत से रीजनल स्टेट्स होंगे, तो उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक नीति बनाई थी, नीले जल की नीति या शांत जल की नीति। इसमें वो कर क्या रहे थे कि अरब सागर पर अपना होल्ड बना रहे थे ताकि पुर्तगालियों का वाणिज्य व्यापार इंडिया में बहुत अच्छे से हो जाए। इसी को हम बोलते हैं नीले जल की नीति या शांत जल की नीति। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया पहला गवर्नर। सेकंड जो गवर्नर इंडिया में आया पुर्तगालियों का, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने इंडिया के आसपास के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाया और इंडिया के सबसे मेन जो आप बोल सकते हैं सेंटर गोवा को उसने छीन लिया था। बीजापुर नामक एक स्थानीय राज्य था, उसके शासक से उसने गोवा छीन लिया था और गोवा बाद में पुर्तगालियों का मुख्यालय बनेगा आगे चलकर। इसी तरह इसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जिसको हम भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाने का भी प्रयास किया। आपको मालूम है कि अगर आप किसी बाहर के देश से आए हैं और आपको किसी और देश में जाकर अपना होल्ड बनाना है तो आपको अपने टाइप के लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और इसीलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने प्रयास किया कि हम भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाएं और इस संख्या को बढ़ाने के लिए उसने पुर्तगाली पुरुष या पुर्तगाली जो भी व्यापारी थे, सैनिक थे, उन सबको इनकरेज किया कि आप इंडियन फीमेल से शादी करें और इंडियन फीमेल से शादी करेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो पुर्तगीज होगी और इससे भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ेगी और भारत पर लॉन्ग टाइम के लिए पॉलिटिकल कंट्रोल बनाना पुर्तगालियों के लिए आसान रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर आए उनका नाम था नीनो डी कुन्हा और नीनो डी कुन्हा ने जो गोवा को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से छीना था, अब नीनो डी कुन्हा ने उसको पुर्तगाली एम्पायर की कैपिटल बना दिया। यानी पुर्तगालियों की पहला जो मुख्यालय था वो कोचिन था, बाद में उन्होंने गोवा में ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह उसने और भी कुछ चीजें की, जैसे उसने बसीन और दीव पर अधिकार कर लिया। इसी तरह उसी के टाइम में गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उनकी मृत्यु हो जाएगी और इस तरह से पुर्तगालियों का होल्ड जो ये मालाबार कोस्ट है ना, इस पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इस पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब पुर्तगाली इंडिया में आए हुए हैं। अब पुर्तगाली बहुत दिनों तक इंडिया में शासन करेंगे। आपको मालूम है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में और सबसे लास्ट में 1961 में फाइनली पुर्तगाली यहां से जाएंगे। और पुर्तगाली जब यहां पर थे तो उन्होंने इंडिया के कल्चर में भी अपना रोल प्ले किया। यानी इंडिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पुर्तगाली एम्पायर की देन है। जैसे उन्होंने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश किया था इंडिया में, और कहां पर स्टैब्लिश किया था? गोवा में स्टैब्लिश किया था 1556 में, जब नॉर्थ में अब अकबर वहां शासक बनेगा और इधर ये प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश करेंगे। इधर आप देखोगे इनके द्वारा बहुत से फसल भी भारत में इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे तंबाकू हुआ, लाल मिर्च हुआ, कुछ और भी फसल हैं जिनको पुर्तगालियों ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इसी तरह पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रसार का भी प्रयास किया। और यह भी एक बात सत्य है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, लेकिन फाइनली इंडिया पर कंट्रोल पुर्तगाली नहीं बना पाए। उसका मेन कारण यह था कि पुर्तगालियों ने इंडियंस को जबरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयास किया और इस कारण से भी बहुत से स्थानीय जो लोग थे वो पुर्तगालियों से नाराज रहे और फाइनली पुर्तगाली, चूंकि इंडिया में लोगों को ईसाई बनाना चाह रहे हैं, उधर पुर्तगालियों के कंपटीटर दूसरी कंपनियां भी हैं, फ्रेंच भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, और फाइनली इसीलिए आप देखोगे पुर्तगालियों का इंडिया में कंट्रोल नहीं रहेगा और ब्रिटिशों के हाथों ये अपना पुर्तगीज एम्पायर इंडिया में हारेंगे। हालांकि एक ट्रेडर्स के रूप में ये
इंडिया में रहेंगे लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज्यादा इनका नहीं हो पाएगा। और फाइनली 1961 में इंडिया से इनको बाहर कर दिया जाएगा और गोवा दमन दीव पर भारत सरकार ने फाइनली अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। थैंक यू सो मच।